नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। स्वागत है आपका प्राइम टाइम में। एक नजर आज की हेडलाइंस की। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर विवाद, उद्धव ठाकरे ने किया बड़ा ऐलान। जोधपुर के दीक्षांत समारोह में बोले सीएम भजनलाल शर्मा। बीजेपी की गोद में बैठी कांग्रेस, फिर क्यों भड़क गए केजरीवाल। तो खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर विवाद, उद्धव ठाकरे ने किया बड़ा ऐलान। महाराष्ट्र में इस समय हिंदी भाषा को लेकर विवाद ने तूल पकड़ लिया है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे स्पष्ट रूप से कहे कि महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लागू नहीं किया जाएगा। उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया है कि 7 जुलाई को मुंबई के आजाद मैदान में एक बड़ा धरना आंदोलन होगा। उनका कहना है कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हिंदी भाषा को महाराष्ट्र में लागू करने का निर्णय पूरी तरह से वापस नहीं लिया जाता। शिवसेना प्रमुख ने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र की भाषा और संस्कृति की सुरक्षा सर्वोपरि है और किसी भी तरह की भाषा बाध्यता को सहन नहीं किया जाएगा। बढ़ते अगली खबर की। जोधपुर के दीक्षांत समारोह में बोले सीएम भजनलाल शर्मा। आईआईटी जोधपुर के दीक्षांत समारोह में आज खास अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने छात्रों को संबोधित करते हुए भारत के भविष्य में उनकी भूमिका को रेखांकित किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यहां से निकले 1282 स्नातक सिर्फ डिग्रीधारी नहीं है, यह वह युवा शक्ति है जो विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी। उन्होंने छात्रों को बधाई देते हुए कहा है कि तकनीकी संस्थानों से निकलने वाली यह नई पीढ़ी नवाचार, स्टार्टअप और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की आधारशिला रख रही है। बोलिए भारत माता की, भारत माता के, भारत माता के, लोकतंत्र के सेनानियों की, लोकतंत्र के सेनानियों की। आज के लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान समारोह एवं संविधान हत्या दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान लोकतंत्र सेनानियों प्रदेश के अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद, आप सभी के प्रिय सम्मानीय राजेंद्र गहलोत जी, कैबिनेट में मेरे साथी, आपके ही बीच के, आपके अपने ही विधि मंत्री श्री जोगाराम जी पटेल साहब, कैबिनेट में मेरे दूसरे साथी, आपके ही संभाग के भाई जोराराम जी कुमावत साहब, विधानसभा में मुख्य सचेतक सम्मानीय जोगेश्वर गर्ग साहब, हमारे कैबिनेट में राज्य मंत्री आपके अपने ही भाई के बिश्नोई जी, हमारे जोधपुर के लोकप्रिय विधायक अतुल बंसाली जी, सूरसागर के विधायक देवेंद्र जोशी जी, शेरगढ़ के विधायक भाई बाबू सिंह जी, विधायक भाई भैराराम जी सेौल साहब, श्री अर्जुन लाल जी गर्ग साहब, पूर्व सांसद जसवंत जी बिश्नोई साहब, पूर्व सांसद नारायण पंचारिया जी, पूर्व सांसद रामनारायण जी डूडी साहब, जेडीए के पूर्व अध्यक्ष भाई महेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, महापौर दक्षिण सुश्री वनीता सेठ जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री, पूर्व महामंत्री और प्रभारी जगवीर छाबा जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई राजेंद्र पालीवाल जी, दक्षिण के भाई त्रिभुवन सिंह जी, उत्तर की हमारी ज्योति जानी जी और इस कार्यक्रम में बैठे सभी मेरे लोकतंत्र सेनानी, सभी मेरे भाइयों बहनों, पूजाइयों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, इतनी बड़ी संख्या में आज इस कार्यक्रम में आए। सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं।
आज हम सब यहां संविधान दिवस को स्मरण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज 26 जून और गुरुवार है। याद कीजिए 50 साल पहले भी 26 जून और गुरुवार ही था। ये संयोग है, लेकिन 50 साल पहले 26 जून की जो सुबह आई थी उसमें आपातकाल की कालिक लिपटी हुई थी। आपको हमारे गहलोत साहब ने बहुत बड़े संस्मरण सुनाए और मैं आप सभी भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि जो सामने हमारे लोकतंत्र सेनानी बैठे हैं, इनके पास समय निकाल करके घंटे आधा घंटे आप बैठना। कई लोग कहते हैं, अभी कह रहे थे कि 50 साल इमरजेंसी को हो गए, लेकिन आप याद क्यों करते हैं? अरे कांग्रेस के लोगों में आपको कहना चाहता हूं, अरे इनकी तो पीढ़ियां याद करेंगी। वो याद इसलिए करेंगी कि इन्होंने उस दंश को झेला है। भरी जवानी में जब ये भारत मां का नारा लगा रहे थे, इनको जेलों में ठूस के डाल दिया गया था। अभी बता रहे थे हमारे व्यास जी, दोनों उनके पिताजी और वो दोनों जेल के अंदर बंद थे। ऐसे कई लोग थे जिन्हें 3 भाई हैं, तीनों भाई बंद हो गए, साथ में पिताजी भी चले गए। अरे उनका परिवार का ख्याल, उनके माता पिता का ख्याल। अरे आपने तो ऐसी दरिंदगी की थी, अगर किसी लोकतंत्र सेनानी भाई का अगर जेल में बंद है, उसकी माताजी का देहावसान हो गया, उनके पिताजी का देहावसान हो गया, या उनके किसी बुजुर्ग का, बाबा का या दादाजी का हो गया, आपने उनको छुट्टी तक नहीं दी कि वो उनका दाह संस्कार करके भी आ जाए, दाह संस्कार करके भी आ जाए। क्या ये बात भूलने वाली है? क्या ये उनके बेटे को पता नहीं होगा? आने वाले उसके नाती को पता नहीं होगा? उसकी पीढ़ी को पता नहीं होगा? कांग्रेस के लोग कहते हैं कि ये भूलने वाली बात है। अरे पाप कभी भूला नहीं जाता है। जिस तरह का काम आपने लोकतंत्र को समाप्त करने का किया, लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया, उन लोगों को जो भारत मां का नारा देते थे, राष्ट्रवादी लोग थे, उनको आपने जेलों में ठूस दिया। उनके परिवार की चिंता नहीं की। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे उन संघ के सभी कार्यकर्ताओं को, हमारे आरएसएस के सभी कार्यकर्ता, हमारे जनसंघ के कार्यकर्ताओं को। वो ऐसे कार्यकर्ता भी थे जिन्होंने उन परिवारों का ध्यान रखने का भी काम किया था। ऐसे बहुत से लोग थे, पिताजी जेल में चले गए, लेकिन बेटे का दायित्व बन गया कि मेरे पिताजी तो जेल में हैं, मैं क्या करूं। वो डेली सूचना देते थे और जो हमारे सेनानी बंद थे उनके घर की चिंता भी करते थे। लेकिन वो चिंता करते थे, लेकिन आपने देखा ऐसे कितने परिवार थे जिनके बच्चे क्लासों में पढ़ते थे, उनकी पढ़ाई छूट गई। जिन बहनों की शादी होने वाली थी वो शादी की बात करके गए थे, उनकी शादी छूट गई। जिन बच्चों की शादी की बात कर रहे थे, उन्होंने समझा कि पता नहीं जेल से कब आएंगे, उनकी शादियां छूट गई थी। अरे ये कोई भूलने वाला विषय है क्या? ये कोई भूलने वाला विषय है क्या? जिसकी फटी नहीं बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। गहलोत साहब, जब पता लगता आपका, जब कोई परिवार में से बंद होता और कोई इस तरह की घटना हो जाती, आपको ये साधारण लगता है? आप इसे साधारण कहते हैं? आपको अपने आईने में देखिए, देश की जनता से पूछिए कि उसके साथ कितना कुटाराघात हुआ, सिर्फ एक कुर्सी के लिए। आप कुर्सी के लिए क्या क्या कर सकते हैं, यह देश की जनता जानती है। ये देश की जनता भली बात जानती है कि आप कुर्सी के लिए कहां तक गिर सकते हैं। आपने देखा है,
आज स्टार्ट कहां से हुई है? स्टार्ट इस देश के बंटवारे से हुआ। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। अगर सरदार पटेल देश के प्रधानमंत्री होते तो इस देश का बंटवारा नहीं होता। देश का बंटवारा सिर्फ इस बात पर हुआ था क्योंकि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, इसीलिए देश का बंटवारा हुआ। इमरजेंसी इसलिए लगाई की थी कि कोर्ट ने उनके खिलाफ, न्यायालय ने ये आदेश दे दिया था कि वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकती। उनका चुनाव कोर्ट ने निरस्त कर दिया। सिर्फ यही तो था, और बताएं क्या था? आपने सिर्फ राजनीति के लिए और कुर्सी के लिए इस देश को बर्बाद करने का काम हमेशा से किया है, और ये देश की जनता धीरे धीरे आपको जवाब दे रही है और आपका को जवाब मिल भी रहा है। क्या बात करते हैं आप ये कहते हैं ये जनता भूलने वाली नहीं है, जनता भूलने वाली नहीं है। आपने इस देश के कितने प्रदेशों में चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया? जरा एक बार गिनती तो देख ले। क्या आपने कभी सोचा कि देश में चुनी हुई सरकारों को हमने कितनी को बर्खास्त करने का काम किया? 356 का कितनी बार दुरुपयोग किया है? यह देश की जनता हर गलती का जवाब मांगती है और हर गलती का जवाब देना पड़ेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने जिस तरह से लोकतंत्र के इन प्रहरियों को रौंदने का काम किया, हमने जब हमारी सरकार थी माननीय वसुंधरा जी की, क्योंकि इनकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, हमने सिर्फ सम्मान देना चाहा और हमने सम्मान दिया हमारे लोकतंत्र सेनानियों को, क्योंकि उनकी स्थिति जिस तरह से की थी कांग्रेस ने, और जैसे ही हमारी सरकार गई, कांग्रेस की सरकार ने आते ही उनका सम्मान भी बंद कर दिया, सम्मान भी बंद कर दिया। अरे आपको यह तो लगना चाहिए था, आप गलती भी मान रहे हैं। मैं सुन रहा था गलती भी मान रहे हैं कि उस समय गलती की थी। अरे गलती की थी तो फिर हमने उन लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान दिया हमारी सरकार ने, आपने उसको क्यों खत्म कर दिया? आपने उनको क्यों खत्म कर दिया? हमारी सरकार आते ही हमने लोकतंत्र सेनानियों को फिर से सम्मान देने का काम किया, और अब की बार हमने तो कैबिनेट की मीटिंग में लिया है, पूरी तरह से पास किया है। चिंता मत करिए, कोई बंद नहीं कर सकता, इनका सम्मान बंद नहीं हो सकता। यही नहीं किया। अरे आपके जो विपक्षी लोग थे उनसे तो डर था, लेकिन अखबार वालों से क्या डर था? उनको भी जेलों में डाल दिया, उनकी प्रेस पर भी अंकुश लगा दिया, आमजन जो भी बोलता था उस पर भी अंकुश लगाने का काम किया, सेंसरशिप लगा दी गई थी, पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया था। मीसा, टीआईआर जैसे काले कानून के जरिए 1 लाख से अधिक नागरिकों को बिना किसी मुकदमे के जेलों में ठूस दिया। इसमें जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह जी जैसे तमाम हमारे नेता थे जिनको जेल में डाल दिया गया था। यही नहीं, विरोधियों को जेल में मानसिकता शारीरिक यातनाएं भी दी गई थी। ये तो ये बता सकते हैं किस तरह की इनसे व्यवहार किया गया, सिर्फ एक भारत मां का नारा देने के ऊपर। उन्होंने कौन सा ऐसा जुर्म किया था जो उनके अंदर इस तरह की आपने यातनाएं देने की काम सरकार ने किया था? यातनाएं ये भी, किसी को दवा की जरूरत होती थी तो दवा भी उनको नहीं मिलती थी, भोजन भी कहने लगे 1 टाइम करिए। क्या स्थिति हुई होगी? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे लोकतंत्र सेनानियों को कि आपने जिस तरह से उस समय आप पर जो प्रहार किए गए थे उनको सहते हुए इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करने का काम आप लोगों ने किया है।
राजस्थान में भैरव सिंह जी शेखावत साहब, श्री जगदीश प्रसाद जी महतो और सतीश जी अग्रवाल, और हमारे जोधपुर वाले राजेंद्र गहलोत जी तो हैं। लोग कहते हैं कि कोई इनको इतनी यातनाएं दी थी, इनके शरीर पर इतनी चोट थी कि कोई गिन नहीं सकता था। इस तरह का आलम उन्होंने किया था। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, लेकिन मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं हमारे उन संगठनों को जो राष्ट्रवादी संगठन है, आरएसएस, जनसंघ, एबीवीपी के कई संगठन उन पर प्रतिबंध भी लगा दिया, लेकिन उन्होंने फिर भी अंडरग्राउंड रह करके काम किया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के अंदर ये अभियान चलाने का काम किया था। ऐसे बहुत सारे हमारे लोग हैं जो अंदर थे, वो तो थे ही, लेकिन बाहर जो लोग थे उनके परिवारीजन थे, उन्होंने भी इसमें बहुत बड़ा काम किया था। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि उनके अधिकार छीन लिए। आपातकाल में कांग्रेस ने हर आलोचक, हर असहमति और हर विपक्षी विचार को विद्रोह बताकर कुचलने का काम किया। मैं अंत में आपको इतना कहना चाहूंगा मेरे भाई और बहनों, ये कांग्रेस के आपातकाल के दमन चक्र ने साबित कर दिया कि जब जब उनकी सत्ता पर संकट होता है तो वे संविधान और देश की आत्मा को ताक कर रखने पर हटते नहीं हैं। आज 50 वर्ष बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ चल रही है। आज सिर्फ तरीकों का बदलाव हुआ, नियत आज भी तानाशाही की है, और वो तानाशाही की नियत उनकी आज भी नहीं निकल रही है। आज भी कांग्रेस शासित राज्यों में कानून की व्यवस्था, हाल ही में वहां विरोध का दमन, धार्मिक तुष्टीकरण किस तरह से चल रहा है। अभी हमारा 23 तारीख को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बंगाल के रहने वाले थे, पहले मंत्रिमंडल में वो उद्योग मंत्री थे। अरे उद्योग मंत्री थे, अगर कोई ऐसा कोई व्यक्ति होता, आजकल कोई पार्षद से भी इस्तीफा नहीं देता है। उन्होंने उद्योग मंत्री से इस्तीफा देकर के उन्होंने कहा था कि देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे और मैं कश्मीर जाऊंगा। और वो कश्मीर गए। कश्मीर में उनका बलिदान हो गया। ये नारा नहीं था, ये भारत की आवाज थी। ये भारत की आवाज थी। हर गली से ये नारा निकलता था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, और वो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है। मैं कहना चाहता हूं, हमारे इन लोगों ने कितना तप किया है, कितनी तपस्या की है। आप कहते हैं कि इन्होंने क्या किया, आपको मालूम नहीं होगा, आपको मालूम हो भी नहीं सकता है। मैं इतना कहना चाहता हूं, आपातकाल में भी कांग्रेस का शासन था, राजस्थान में भी कांग्रेस का शासन था। यह बदलाव देख रहे हो, लेकिन अभी इनकी समझ में नहीं आ रहा है, और इनकी समझ में आएगा भी नहीं। आएगा इसलिए नहीं कि जो पार्टी पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक थी, पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक थी, वो धीरे धीरे उनकी जमीन खिसकती जा रही है। उनको आइडिया ही नहीं लग रहा है, उनको आइडिया नहीं लग रहा है। बड़ा दर्द होता है। मैंने कहा था कि 5 साल बनाम 1.5 साल, और मैं ऐसे नहीं कहना हूं, मेरे पास रिकॉर्ड है पूरा। मैं रिकॉर्ड से कहता हूं कि 1.5 साल के अंदर हमने कई क्षेत्रों में इतना काम किया है, वो 5 साल के अंदर कांग्रेस में नहीं हुआ था। लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता है, उनको अच्छा यह भी नहीं लगता है कि हमारी सरकार जब से बनी है, 7 सीटों पर विधानसभा के चुनाव हुए, 5 जीते, और अभी आपने देखा 15 दिन पहले निकाय और पंचायत के 35 चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी 27 जीती। फिर की कांग्रेस वालों को जमीन नहीं दिख रही है, ये समझ नहीं सकते। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अभी तो दर्द होगा, ये तो अभी स्टार्ट हुआ हूं, अभी तो दर्द होगा।
भयंकर होगा, क्योंकि आपकी सभी सारी बातें आगे भी आएंगी। राजस्थान की जनता को और देश की जनता को जो आपने दिया है, वो देश की जनता आपको छोड़ने वाली नहीं है। आपको एक एक बात का जवाब देने वाली है कि आपने जो किया है वो आपको भरना पड़ेगा। यह भी मैं कहना चाहता हूं। भ्रष्टाचार के मामले में जब भी गांधी परिवार पर आंच आती है तो कांग्रेस लोकतंत्र के खतरे को बताता है, शोर मचाती है। याद कीजिए, यही भाषा इंदिरा गांधी ने अदालत से अयोग्य घोषित होने के बाद अपनाई थी। आपातकाल में दिल्ली में भी मैंने जैसे कहा कांग्रेस की शासन थी, और अभी आप देख रहे हैं कांग्रेस वाले जा रहे हैं संविधान बचाओ। अरे तुम क्या संविधान बचाओगे? तुमने जो संविधान बनाने वाले का भी सम्मान नहीं किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आपने कभी भी सम्मान नहीं दिया। आपने उनको उसके बाद टिकट भी नहीं दिया, और जब वो निर्दलीय चुनाव लड़े तो आपने हराने का भी काम किया। अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। बाबा साहब के पंच तीर्थ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, जिससे बाबा साहब का सम्मान बढ़ा। 26 नवंबर संविधान दिवस करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये अब छटपटाहट है, ये डबल इंजन की सरकार है। ये डबल इंजन की सरकार है, और ये डबल इंजन की सरकार रुकने वाली नहीं है। ये मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चल रही है। 1.5 साल के अंदर राजस्थान के अंदर जिन विषयों को हमने लिया वो आप सभी के सामने है, चाहे वो पानी का विषय हो या बिजली का हो, राजस्थान का हो या युवाओं के लिए नौकरी देने का हो, महिलाओं के सम्मान का हो, गरीब के सम्मान का हो। ये हमारी सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। कुछ लोग राजनीतिक रूप से चर्चा करते हैं, उल्टे सीधे बयान देते हैं। अरे उल्टे सीधे बयान से पहले ये देख लेना, अगर ये पर्चा नहीं हो तो मैं भिजवा देता हूं। फार्म पौंड खेतलाई 32,164 और 5 साल में 29,443, ये आपका आंकड़ा है। यही नहीं, खेतों में तारबंदी का 2,53,000 और 1,13,000, ये अंतर आ रहा है। 5 साल का है, ये तो मैं 5 साल का बता रहा हूं। अगर वैसा बताऊं तो ये कहीं भी आगे नहीं है। 3 पन्ने मेरे पास हैं। जरा इनका जवाब क्या देंगे आप? आपके पास कोई जवाब ही नहीं है। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने राजस्थान के युवाओं को, राजस्थान की महिलाओं को, राजस्थान के किसान को और मजदूर को धोखा देने का काम किया, उस दर्द नहीं समझ रहे हैं। उस राजस्थान के युवाओं का दर्द नहीं समझा। आपके कितनी बार पेपर लीक हुए? 1.5 साल में एक भी पेपर लीक हुआ क्या? ये नहीं दिख रहा है आपको? ये आपको देखना पड़ेगा। और ये हमको सलाह दे रहे हैं, आपकी सलाह को अपने पास रखिए, हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये लोकतंत्र सेनानियों का जो देश के प्रति समर्पण भाव रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये हमारे देश के लिए आप नीम की ईंट है। लोकतंत्र सेनानियों की ने जिस तरह का काम किया है लोकतंत्र को मजबूत करने का, आज पूरा देश आपने जो किया था और उस तरह से लोकतंत्र का बचाने का काम किया, आज हमारा लोकतंत्र उतना ही मजबूत हुआ है। आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, और यह कहना चाहता हूं आपसे कि जिस तरह से इन्होंने हमेशा लोकतंत्र के लिए, हमारे लोकतंत्र सेनानियों ने जो पीड़ा एवं कष्ट सहे, उन्हें भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक प्रेरणादायी अध्याय के रूप में हमेशा याद रखा जाएगा। लोकतंत्र की रक्षा के लिए उनके त्याग एवं बलिदान के प्रति हर भारतीय के मन में अगाध श्रद्धा और सम्मान है। आइए आज के इस अवसर पर हम सब मिलकर संविधान लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प लें और हम सभी ये प्रण लें
कि लोकतंत्र, संविधान और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सतत प्रयत्नशील रहेंगे। और मैं इतना और कहना चाहता हूं, आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, इसको भी हमें बताना है कि लोकतंत्र के मायने क्या होते हैं। क्योंकि इस देश की आजादी के लिए हमारे उन महापुरुषों ने, हमारे उन वीर सपूतों ने जिस तरह का अपना बलिदान देकर के हमारे देश को आजाद कराने का काम किया। मित्रों, इस देश हजारों सालों की गुलामी का दंश झेला, हजारों सालों की गुलामी का दंश झेल रहा था। कभी हूण आए, कुषाण आए, कभी इस्लाम आए तो कभी अंग्रेज आए। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे उन वीरों ने, हमारे उन वीर पुरुषों ने, हमारे उन बलिदानियों ने, हमारे उन महापुरुषों ने इस देश को आजादी दिला करके हम सबको आजाद करने के लिए, और हम एक स्वच्छंद काम कर सकें, अपने मन का काम कर सकें, ये आजादी उन्होंने दिलाई और आज लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया। मैं अंत में इतना ही कहूंगा, हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम सबकी आवश्यकता है, हम सबकी आवश्यकता है। आपने देखा जल संरक्षण का कार्यक्रम हमारा चला है, और जल संरक्षण के कार्यक्रम में आप अपना योगदान दें, एक पेड़ मां के नाम में योगदान दें। और यही नहीं, अभी हमारा कार्यक्रम चल रहा है 24 जून से अंत्योदय, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा, और संबल पखवाड़े में हमारे ग्रामीण क्षेत्र के काम हो रहे हैं। हम अंत्योदय के उन कामों को करना चाहते हैं, गरीब के काम को करना चाहते हैं, और उनके काम को करके आप अपने पास में, पड़ोस में, अपने वार्ड में, क्योंकि इसके बाद शहरों में भी चलने वाला है। ये अभी ग्रामीण क्षेत्र में चल रहा है, फिर शहरों में भी चलेगा, पट्टा देने का काम भी उसमें होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारी केंद्र की और राज्य सरकार की जितनी भी योजना है, उन योजनाओं का लाभ हर गरीब को पहुंचे, हर महिला को पहुंचे, हर मेरे बुजुर्ग को पहुंचे, सभी का उसका लाभ पहुंचे। ये मैं आपसे आशा और विनती करना चाहता हूं, जिससे हमारा लोकतंत्र भी मजबूत होगा, हमारा प्रदेश भी मजबूत होगा, हमारा देश मजबूत होगा, हमारा राजस्थान भी उत्कृष्ट राजस्थान बनेगा, विकसित राजस्थान बनेगा, और भारत भी विकसित प्रदेश बनेगा। इस बात को लेकर के हमें सब प्रतिज्ञा करना है कि हम हमारे राष्ट्र को मजबूत करने का काम करें। और आप उन युवाओं को अपनी जो लोकतंत्र सेनानियों की जो कहानी है, आपसे जो बीती उसको जरूर सुनाएं। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बढ़ते अगली खबर की ओर। बीजेपी की गोद में बैठी कांग्रेस फिर क्यों भड़क गए केजरीवाल। गुजरात में कांग्रेस के साथ हुए समझौते को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच विवाद बढ़ गया है। आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा है कि उनकी पार्टी ने समझौते का पूरी तरह पालन किया, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें धोखा दिया। केजरीवाल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा है कि यह पार्टी बीजेपी की गोद में बैठ गई है और धोखेबाजी कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस की इस हरकत से जनता का विश्वास टूटा है। अब देखना होगा कि कांग्रेस और आपके बीच चल रहे इस विवाद का गुजरात विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ता है। कांग्रेस विकल्प नहीं था, कांग्रेस बीजेपी की गोद में है, कांग्रेस बीजेपी की जेब में है। आज मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं। पहली चीज तो ये, पिछले चुनाव में कांग्रेस को 17 सीट मिली, उनके 17 में से 5 विधायक छोड़ के बीजेपी में चले गए। हमारे को 5 सीट मिली, 5 में से 1 विधायक छोड़ के बीजेपी में चला गया। कांग्रेस के साथ हमारी बातचीत हुई, बातचीत यह हुई कि तुम्हारी 5 सीटें हैं, हमारी 1 सीट है। कांग्रेस ने कहा इन 5 सीटों पे आप चुनाव मत लड़ो, इस 1 सीट पे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमने कहा ठीक है। उन 5 सीटों के चुनाव पिछली साल हुए, आम आदमी पार्टी 5 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ी। इस बार 1 सीट का चुनाव, जो आम आदमी पार्टी वाली सीट थी, वो वाला चुनाव हुआ। बीजेपी से आदेश आया, कांग्रेस उस आदेश को मना नहीं कर सकती थी। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ धोखा किया और अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। पिछले साल जब उनकी 5 सीटें थी, हमने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, लेकिन इस बार जब हमारी सीट थी, उन्होंने अपना कैंडिडेट हमें हराने के लिए खड़ा कर दिया। ये साफ दिखाता है कि कांग्रेस से उम्मीद नहीं है इस देश को। कांग्रेस बीजेपी के साथ, और कांग्रेस की टॉप लीडरशिप मिली हुई है, टॉप मोस्ट लीडरशिप मिली हुई है बीजेपी के साथ। और ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, और पूरे सबूत हैं इस बात के, टॉप मोस्ट कांग्रेस की लीडरशिप बीजेपी की गोद के अंदर बैठी हुई है।
एक कांग्रेस का आम कार्यकर्ता जो गली गली के अंदर घूमता है वो अपने आप को ठगा सा महसूस करता है जब वो देखता है कि उनके ऊपर वाले सारे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कभी शादी के घोड़े की बात करते हैं, कभी रेस के घोड़े की बात करते हैं और जाके हाथ मिला लेते हैं बीजेपी के साथ। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग है, अल्टीमेटली तो जनतंत्र है, जनता मालिक है। वो 5 सीटें हमने छोड़ दी फिर भी वो हार गए कांग्रेस वाले। उन्होंने 1 सीट हमारी नहीं छोड़ी, वो भी हम जीत गए। कांग्रेस के लड़ने के बावजूद हम जीत गए। तो जनता भी अब धीरे धीरे कांग्रेस को, और ये दोनों पार्टियां इकट्ठे होकर लड़ रही हैं, ये क्या दिखाता है? ये एक सिस्टम है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी से नहीं लड़ रही, आम आदमी पार्टी इस व्यवस्था से लड़ रही है। ये दोनों पार्टियां एक ही सिस्टम है, और वो सिस्टम है सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता। सत्ता हासिल करो, खूब पैसा कमाओ, फिर शराब बांटो, दारू बांटो, पैसे बांटो, साड़ी बांटो, बर्तन बांटो और चुनाव जीत जाओ, और फिर चुनाव जीत के फिर पैसे कमाओ और फिर चुनाव में पैसे बांटो। सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, ये सिस्टम है इनका। इस सिस्टम के खिलाफ आम दोनों पार्टियों का एक एक सिस्टम है। और आप देखोगे कभी इस पार्टी का इधर, इस पार्टी का उसमें, उस पार्टी का इधर, पता ही नहीं चलता कौन किस पार्टी में। यशुदान जी बता रहे थे पिछले 7-8 साल में कांग्रेस के 70 गुजरात के बड़े नेता, 70 कांग्रेस के बड़े नेता जो है बीजेपी में शामिल हो गए। क्या बचा? वो तो बीजेपी कांग्रेस ही बन गई। तो केवल और केवल आम आदमी पार्टी देश के लिए लड़ रही है, गुजरात के लिए लड़ रही है, पंजाब के लिए लड़ रही है, भारत के लिए लड़ रही है, इस सिस्टम से लड़ रही है। और ये सारी पार्टियां एक ही सिस्टम का हिस्सा है। बढ़ते अगली खबर क्यों? जगन्नाथ रथ यात्रा में बेकाबू हुए हाथी, अहमदाबाद में मची अफरा तफरी। गुजरात के अहमदाबाद में शुक्रवार को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान बड़ा हादसा टल गया है। यात्रा के बीच 3 हाथी अचानक बेकाबू हो गए, जिससे अफरा तफरी मच गई और भगदड़ की स्थिति बन गई। हालांकि समय पर हालात पर काबू पा लिया गया है और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। यात्रियों में थोड़ी देर के लिए दहशत फैल गई है। स्थानीय प्रशासन ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया है कि हाथियों को सुरक्षित नियंत्रित कर लिया गया है और रथ यात्रा में सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। बढ़ती अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश जम्मू में बारिश ने मचाई तबाही। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और कांगड़ा जिलों में भारी बारिश के कारण बादल फटने और अचानक आई बाढ़ के कारण 5 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लापता है। ये घटनाएं बुधवार दोपहर को हुई है। वही जम्मू कश्मीर के राजौरी, पुंछ, डोडा और कठुआ जिले में बादल फटने और भारी बारिश के कारण आई बाढ़ में 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 25 जून से 1 जुलाई के बीच हिमाचल प्रदेश और पड़ोसी राज्यों में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान लगाया है।
बढ़ती अगली खबर की ओर। राज और उद्धव आएंगे एक साथ, संजय राउत ने कर दिया ऐलान। महाराष्ट्र की राजनीति में कई सालों बाद ऐसा होने जा रहा है कि दोनों ठाकरे भाई एक साथ मंच पर नजर आएंगे। खास बात यह है कि कोई पारिवारिक समारोह नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक कदम है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी पढ़ाए जाने के खिलाफ मिलकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। इसकी जानकारी शिवसेना सांसद संजय राउत ने दी। संजय राउत ने सोशल मीडिया मंच पर एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा है कि राज उद्धव साथ मिलकर हिंदी भाषा के विरोध में रैली निकालेंगे। दो अलग अलग विरोध प्रदर्शन नहीं होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरएसएस नेता के बयान पर भड़के अबू आजमी बोले वे संविधान को नहीं बदल सकते। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी ने आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबाले द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों की समीक्षा की मांग पर कहा है कि जो लोग इस देश को एक रंग में रंगना चाहते हैं वे संविधान को नहीं बदल सकते। वे संविधान की दीवारों से मजबूत ईंटें हटाकर उसे कमजोर करना चाहते हैं। कि इमरजेंसी के टाइम इंदिरा गांधी जी ने जिस उसको लगाया हो ठीक है, लेकिन आप समझिए कि वो लोग जो इस देश को एक ही रंग में रंगना चाहते हैं वो संविधान को बदल नहीं सकते, और संविधान की जो मजबूत ईंटें हैं उसे निकाल करके संविधान को कमजोर करना चाहते हैं। ये संविधान जो है, सेक्युलरिज्म जो है हमारे संविधान का एक बहुत मजबूत जो है हिस्सा इसका है। आज माइनॉरिटी के बहुत सारे लोग जेल में पड़े हैं, जमानत नहीं हो रही है, लेकिन इसी क्लास की वजह से, सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म की वजह से हम मांग कर सकते हैं कि इनकी जमानतें जल्दी हों। इस देश में कुछ लोग जो है ना धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं, और इनको सबसे ज्यादा हिंदू कंट्री बनाने में जो सबसे आड़े हाथ आ रहा है, जो इनको प्रॉब्लम हो रही है वो सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म से हो रही है। तो इसको ये अगर इसे हटा देंगे तो देश टूट जाएगा, खराब उठेगा। यही लफ्ज एक है जो सबको जोड़ कर रखा हुआ है। संविधान की ये वो है मूलभूत ये, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि संविधान में सेक्युलरिज्म एंड सोशलिज्म जो है एक बहुत अहम चीज है, इसे बिल्कुल हटाया नहीं जा सकता। नहीं, वो तो देश को ये लोग चाहते हैं कि एक ही कौम का राज चले और बाकी सब दो नंबर के शहरी बन जाएं और किसी को इसमें हिस्सा न मिलने पाए। तो संविधान की मजबूत दीवार को तोड़ करके ये हिंदुत्व को लागू करना चाहते हैं। परंतु याद रखिएगा, मैं देश के तमाम वासियों से कहना चाहता हूँ, अगर ये लफ्ज हट जाएगा तो संविधान की दीवार टूट जाएगी, चरमरा उठेगी और देश में जो है ना कोहराम मच जाएगा। मैं मांग करूंगा देश को जोड़िए, देश को तोड़ने की कोशिश नहीं होना चाहिए। ऐसे हर चीज को आगे बढ़ाना है जो देश में रहने वाले तमाम लोगों के हक में हो। सेक्युलरिज्म एंड सोशलिज्म वो चीजें हैं जो समाज के हर इंसान को जोड़ता है, और उसको आप जो है एक रंग में रंग करके आप जो है इसको तोड़ना चाहते हैं, ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। बढ़ते अगली खबर क्यों। हिंदी भाषा विवाद पर शरद पवार सक्रिय, मुंबई में मिलेंगे राज और उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को अनिवार्य बनाने को लेकर उठे विवाद के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्राथमिक कक्षा 1 से 4 तक हिंदी को अनिवार्य बनाना सही नहीं है और कक्षा 5 के बाद भी हिंदी को अनिवार्य बनाना उचित नहीं है। शरद पवार ने यह भी बताया है कि इस मुद्दे पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों ही उनके रुख से सहमत है और वे जल्द ही मुंबई जाकर दोनों नेताओं से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि राज्य में भाषा को लेकर राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो गई है। आजच्या वृत्तपत्रामध्ये वित्त विभागाने काय म्हणले याची माहिती आलेली आहे। ज्यावेळेला मी सरकारची बाजू ऐकायची म्हणतो त्यावेळी हेही ऐकायला लागेल ना, कारण शेवटी पैसे एवढा मोठा प्रोजेक्ट आणि फायनान्शियल उभारणी याच्या संबंधीची सरकार असेल तर त्याच्यात किती येतील हे आज सांगता येणार। बढ़ती खबर की ओर। चीनी रक्षा मंत्री से राजनाथ सिंह की मुलाकात। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को चीन के किंगदाओ शहर में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून के साथ एक अहम द्विपक्षीय बैठक भी की। बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा, सैन्य सहयोग और सीमा संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गई। हालांकि दोनों पक्षों की ओर से बैठक की विस्तृत कोई विरोध नहीं। हिंदी विवाद पर बोले मंत्री गुलाब राव पाटिल।
महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना नेता गुलाबराव पाटिल ने हाल ही में हुए बारिश का श्रेय पांडुरंग की प्रार्थना को दिया। उन्होंने कहा कि बारिश के कारण किसानों को राहत मिली। उन्होंने मराठी भाषा को लेकर भी महायुति में कोई विवाद नहीं है, सभी पार्टी एक साथ हैं। पाटिल ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे के कल मोर्चे के विचार को भी निजी बताया है और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की शिंदे के खातों की स्वतंत्र जांच की मांग पर टिप्पणी करने से भी इन्कार कर दिया। कालच पांडुरंगाचं दर्शन घेतलं तेव्हा आम्ही साकडं घातलं होतं की देवा पाऊस पडू दे आणि पांडुरंगाने ती गाणं आमचं ऐकलं त्याबद्दल पांडुरंगाचे खूप ऋणी आहोत आम्ही, कारण की पेरणी दुबार होण्याच्या स्थितीत आता आपल्या जिल्ह्यामध्ये किंवा महाराष्ट्रामध्ये स्थिती होती, पण आजच्या पावसामुळे बराच रिलीफ मिळालेला आहे आणि शेतकरी आनंदित आहे। हे निश्चितपणाने मराठीच्या बाबतीमध्ये कोणाचाच विरोध असण्याचं कारण राहू शकत नाही आणि याची भूमिका शिंदे साहेबांनी पहिले स्पष्ट केलेली। आजच दादा भुसेशी त्यांना भेटायला गेले होते, पण बाकीचा तपशील अजून काय आलेला नाही। सगळे एकत्रच आहे, मराठी भाषेचा विरोध कोणी केला आहे? कोणीच केलेला नाही आहे। बढ़ती अगली खबर की ओर। दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में प्लास्टिक फैक्ट्री में आग। राजधानी दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित एक प्लास्टिक फैक्ट्री में शुक्रवार को आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज है और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम कर रही हैं। फिलहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका है, लेकिन राहत की बात यह है कि किसी के हताहत होने की खबर अब तक नहीं है। अधिकारियों के मुताबिक फैक्ट्री में प्लास्टिक से संबंधित सामग्री मौजूद थी, जिससे आग तेजी से फैली। एहतियात के तौर पर आसपास की इमारतों को खाली कराया गया। अरे भाई जिसका काम नहीं है चलो, आप क्या क्यों यहाँ आप लोग भीड़ कर रहे हो? चलो ये फालतू में खड़े हो, अपने काम धंधे में जाओ।
बढ़ते अगली खबर की ओर। ईरान से 173 भारतीयों की हुई वतन वापसी। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से 173 भारतीय नागरिकों को सफलतापूर्वक स्वदेश वापस लाया गया है। अर्मेनिया के येरेवन से एक विशेष निकासी विमान शुक्रवार को नई दिल्ली पहुंचा, जिसमें ये सभी नागरिक सवार थे। सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस ऑपरेशन के तहत अब तक कुल 19 विशेष निकासी उड़ानों, जिनमें भारतीय वायुसेना के 3 विमान भी शामिल है, के जरिए 4415 भारतीयों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। इनमें से 3597 भारतीयों को ईरान से और 818 को इजराइल से वापस लाया गया। एक साथ से सारा नहीं है। अरे पैसेंजर अराइव हो गए, बाइट नहीं हो पाएगी मतलब बोलेंगे। बढ़ती अगली खबर क्यों। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने के लिए जुटे श्रद्धालु। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने के लिए बड़ी ही संख्या में लोग जुटे हुए हैं। भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा के लिए समुद्र तटीय तीर्थ नगरी पुरी को किले में तब्दील कर दिया गया, जहां करीब 10,000 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। एक पुलिस अधिकारी ने बताया है कि इसके अलावा निगरानी के लिए शहर में विभिन्न स्थानों पर 250 से अधिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम कैमरे लगाए गए। मूवमेंट कर लो, कैमरा शिफ्ट कर लो, 5 सेकंड बस। कोई दिक्कत है बताइए, आपको जब यहाँ आए तो यहाँ जाओ।
अब ये काट लेंगे, जो बच्चे लोग डांस कर रहे हैं ना, बहुत बढ़िया है ये लोग। बढ़ती अगली खबर क्यों? पहाड़ी रास्तों पर यात्रा करते समय बरते सावधानी, सीएम धामी की अपील। उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक देते ही मूसलाधार बारिश ने कई इलाकों में कहर बरपा दिया है। गुरुवार 26 जून की सुबह एक बड़ा हादसा उस वक्त हुआ जब बद्रीनाथ धाम जा रहे श्रद्धालुओं से भरी एक मिनी बस अनियंत्रित होकर अलकनंदा नदी में जा गिरी। यह दर्दनाक हादसा रुद्रप्रयाग और गौचर के बीच घोल तीर के पास हुआ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए गहरा शोक जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और कहा है कि घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता दी जा रही है और लापता लोगों की तलाश में टीमें पूरी सक्रियता से काम कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों और चारधाम यात्रियों से अपील की है कि वे पर्वतीय मार्गों पर अत्यधिक सतर्कता के साथ यात्रा करें और मौसम विभाग की चेतावनियों स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत रत्न देने की मांग हुई थी। किसान आंदोलन के प्रणेता और समाज सुधारक स्वामी सहजानंद सरस्वती की 75वीं पुण्यतिथि के मौके पर पटना में आयोजित एक समारोह में उन्हें भारत रत्न देने की मांग जोर पकड़ रही है। समारोह में उपस्थित भाजपा नेता रविंद्र रंजन ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए और पटना की बिहटा एयरपोर्ट का नाम उनके नाम पर रखा जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी मांग की है कि स्वामी सहजानंद के विचारों और योगदान को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए और उनके नाम पर एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना भी की जाए। किसानों के लिए उन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया और 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की और ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना भी उन्होंने ही किया और उसके पहले अध्यक्ष वो चुने गए। मित्रों, स्वामी सहजानंद सिंह जी के बारे में, सहजानंद सरस्वती जी के बारे में आज हम लोग इसलिए यहां पर आए हैं कि स्वामी सहजानंद जी जो आज जात पात अमीर गरीब की बात राजनीति में नेतागिरी में किया जाता है, पहले नेता वही कहलाते थे, पहले नायक जननायक वही कहलाते थे जो समाज सेवा करते थे, जो झोला लेकर निकल जाते थे विरक्ति से घर से और उनका जीवन बहुत ही सरल और सहज होता था। आजकल तो नेतागिरी में, आजकल तो समाज का नेतृत्व करने वाला लोग राजशाही जिंदगी जीने का प्रयास करता है। पहले कमाता है, राजशाही करता है और उसके बाद तब समाज सेवा में आता है। इसलिए मित्रों, आज के नेतृत्व और पहले का जो जन आंदोलन और नेतृत्व स्वामी सहजानंद सरस्वती का, दोनों में बहुत फर्क है। मैं आज इसलिए बोल रहा हूं कि लोगों के अंदर सेवा की भावना समाप्त होते जा रही है। लोग एक दूसरे के सुख दुख में अब शामिल नहीं होना चाहते हैं। लोग अब टीका टिप्पणी और एक दूसरे की शिकायत में ज्यादा समय गुजारते हैं और वहीं पर स्वामी सहजानंद सरस्वती ने विरक्त जीवन प्राप्त करके और उन्होंने समाज में किसान का आंदोलन करके किसानों को अंग्रेज के उस लगान से। बढ़ते अगली खबर क्या? भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया दर्शन। भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा आज से अहमदाबाद में शुरू हो रही है। इस मौके पर गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने आज सुबह श्री जगन्नाथ जी मंदिर पहुंचकर भगवान के दर्शन किए और पूजा अर्चना की।
हर साल की तरह इस बार भी यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं और प्रशासन लगातार निगरानी बनाए हुए। रथ यात्रा की शुरुआत के साथ ही पूरे शहर में भक्ति और आस्था का माहौल छा गया। बढ़ते अगली खबर की ओर। दूसरे टेस्ट से पहले भारत को लगा बड़ा झटका। भारत और इंग्लैंड के बीच जारी टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा। स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह दूसरे टेस्ट मैच में प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुमराह को आराम दिए जाने की संभावना है और वह लॉर्ड्स में होने वाले तीसरे टेस्ट में टीम में वापसी कर सकते हैं। बुमराह की गैर मौजूदगी में भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण पर असर पड़ सकता है, क्योंकि वे पिछले कुछ समय में भारत के सबसे प्रभावशाली गेंदबाज रहे हैं। हालांकि टीम मैनेजमेंट की ओर से अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। बढ़ते अगली खबर की ओर। आंखों में गुस्सा, चेहरे पर खून, बदले की आग में जलती रश्मिका का नया पोस्टर। रश्मिका मंदाना समय लगातार सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा बनकर सुर्खियों में बनी हुई है। हाल ही में रिलीज हुई उनकी फिल्म कुबेर में वे नागार्जुन और धनुष के साथ नजर आ रही हैं और फिल्म को सिनेमाघरों में शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसी बीच रश्मिका की एक और नई फिल्म मैसा का पोस्टर जारी किया गया है। इस पोस्टर में उनका खतरनाक और दमदार लुक सामने आया, जिसे देखकर फैंस काफी एक्साइटेड हो गए हैं। मैसा को लेकर सोशल मीडिया पर उत्साह देखने को मिल रहा है और माना जा रहा है कि यह फिल्म रश्मिका के कैरियर में एक और ब्लॉकबस्टर जोड़ सकती है। बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली के नरेला में नया डीटीसी बस डिपो शुरू, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया उद्घाटन। दिल्ली के नरेला इलाके में आज नया डीटीसी
बस डिपो जनता को समर्पित कर दिया गया है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया। इस मौके पर भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया और परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह भी मौजूद रहे। नया बस डिपो इलाके में बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। उद्घाटन के दौरान सीएम ने कहा है कि यह डिपो क्षेत्रवासियों के लिए सुगम और सुरक्षित यात्रा का विकल्प बनेगा। और सभी लोग इस समय नाम पट्टिका देख रहे हैं। हमारे सभी आदरणीय अतिथिगण इस समय नाम पट्टिका का अनावरण हुआ है और अब से नरेला टर्मिनल E9 के नाम से जाना जाएगा। हमारे सभी माननीय मुख्यमंत्री जनता की नेता विकास की बढ़ते अगली खबर की ओर। मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूरी रथ यात्रा को बताया सनातन संस्कृति का प्रतीक। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा सनातन संस्कृति की प्राचीनता और निरंतरता का जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने रथ यात्रा को भारत में सदियों से मनाए जाने वाले एकता और भाईचारे का उत्सव बताया, जो अलग अलग धर्मों के लोगों को जोड़ता है। मंत्री शेखावत ने कहा है कि मुझे इस पावन रथ यात्रा में शामिल होने, भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने और पूरी पीठ पर शंकराचार्य के आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला है। जगन्नाथ प्रभु का ऐतिहासिक रथ यात्रा उत्सव प्रारंभ हो रहा है। भगवान जगन्नाथ महाप्रभु का रथ यात्रा उत्सव इस सनातन संस्कृति की प्राचीनता का, सनातन संस्कृति की अविरलता का और सनातन संस्कृति की निरंतरता का परिचायक है। सहस्त्राब्दियों से ये उत्सव भारत के लोगों को एकता के सूत्र में बांधने के परिचायक के रूप में देश दुनिया में अलग अलग कोने में रहने वाले अलग अलग मत के मतावलंबियों को एक साथ जोड़ने के एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसके प्रमाण हजारों सालों से लिखित अलिखित इतिहास में मिलते हैं। मैं भी सौभाग्यशाली हूं कि मुझे आज संस्कृति मंत्री के नाते इस रथ यात्रा उत्सव का मैं आने का सौभाग्य मिला। भगवान जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन का सौभाग्य मिलेगा, लेकिन उससे भी ऊपर मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे यहाँ पूरी पीठ पर आकर के जगत गुरु शंकराचार्य जी का दर्शन करने का, उनका आशीर्वाद लेने का, उनके साथ संवाद को सुनने का अवसर मिला है। आज जब हमारा देश ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है, संपरिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और भारत और भारतीय संस्कृति की पहचान पूरे विश्व भर में नए सिरे से गढ़ी जा रही है। सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की तरफ देखने की दृष्टि पूरे विश्व भर की बदली है और भारत जिस गति के साथ में परिवर्तित हो रहा है, निश्चित रूप से भारत की संत शक्ति का आशीर्वाद और भारत की जनशक्ति का समर्थन, ये दोनों ही भारत के संपरिवर्तन के दौर में अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश के 140 करोड़ लोगों के सामूहिक संकल्प की शक्ति से भारत विकसित हो, भगवान जगन्नाथ महाप्रभु के श्री चरणों में इस प्रार्थना के साथ में, इस निवेदन के साथ में मैं आप सबके बीच में यहाँ उपस्थित आया। बढ़ते अगली खबर क्या? देश भर में कोरोना के 59 नए मामले, महाराष्ट्र में 3 की मौत। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में फिर तेजी आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 59 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। राज्यों की बात करें तो सर्वाधिक मामले मणिपुर से दर्ज किए गए। दुखद खबर यह है कि कोरोना से अब तक 4 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 3 मौतें महाराष्ट्र में हुई। स्वास्थ्य अधिकारियों ने संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सतर्क रहने और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। बढ़ते अगली खबर क्या?
ईरान पर भारत की नीति को लेकर शरद पवार ने उठाए सवाल। कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने ईरान इजराइल विवाद को लेकर भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं। पवार ने कहा है कि पहले भारत का रुख संतुलित और पारंपरिक था, लेकिन अब वह नीति स्पष्ट नजर आ रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि विदेश नीति में स्पष्टता लानी चाहिए और संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। शरद पवार के इस बयान से देश की कूटनीतिक नीति पर फिर से बहस छिड़ गई। शरद पवार ने कहा कि भारत हमेशा से पश्चिम एशिया के मामलों में संतुलन बनाए रखने का पक्षधर रहा है, लेकिन इस बार सरकार की चुप्पी और अनिर्णय चिंता का विषय। बढ़ते अगली खबर क्यों 6 साल से निष्क्रिय 345 पार्टियां चुनावी सूची से होंगी बाहर। नई दिल्ली चुनाव आयोग ने 2019 से चुनाव नहीं लड़ने वाली 345 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को चुनावी सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कदम पारदर्शी और सशक्त चुनाव व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि इससे राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ेगी और चुनाव प्रक्रिया में सुधार होगा। आयोग की यह कार्रवाई उन पार्टियों के लिए चेतावनी है जो लंबे समय से निष्क्रिय हैं और चुनावी मैदान में कोई भूमिका नहीं निभा रही हैं। बढ़ती अगली खबर क्यों भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू। भाजपा सांसद समिति पात्रा ने परंपरा का किया वर्णन। पुरी से भाजपा सांसद समित पात्रा ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की परंपरा को सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि अनादिकाल से यह माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ स्वयं यहाँ निवास करते हैं और यहीं से ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। समित पात्रा ने इसे ओडिशा के लोगों द्वारा निभाई जाने वाली एक सुंदर और भावपूर्ण परंपरा बताया है। देखिए, आज पवित्र रथ यात्रा है महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का पूरी धाम में। अनंत कोटि वर्षों से ये मान्यता है कि महाप्रभु जगन्नाथ, महाप्रभु विष्णु स्वयं यहाँ शयन करते हैं, निवास करते हैं। यहीं से अनंत कोटि ब्रह्मांड को वो संचालित करते हैं। अपने भाई, अपने बहन सुदर्शन चक्र और माँ लक्ष्मी के साथ वो यहाँ विराजित है। और आज जैसी कि प्रथा रही है, जब स्नान पूर्णिमा होता है, स्नान पूर्णिमा में स्नान के पश्चात भगवान बीमार पड़ते हैं, उसके बाद उनकी चिकित्सा होती है। चिकित्सा के बाद नव यौवन दर्शन कल था और आज नव यौवन दर्शन के पश्चात वो रथ पर बैठकर अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर, लगभग 3 किलोमीटर का ये सफर है, वो रथ पर तय करेंगे। कितनी सुंदरता है आप देखिए उड़ीसा के संस्कार में, हमारी इस सनातन की संस्कार में। ये क्या संस्कार है रथ यात्रा का? ये संस्कार है कि भगवान स्वयं भक्त के द्वार आ रहे हैं। भगवान जो सरकार हैं वो आपके द्वार आ रहे हैं कि बताओ भक्त तुम्हारी क्या परेशानी है, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। इसमें न जाति न धर्म कोई नहीं देखा जाता है, स्वतः भगवान निकल कर आते हैं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। और लोकतंत्र यही है, सबका साथ। यहाँ देखिए आप, इन लाखों की भीड़ में सब जाति धर्म के लोग रहेंगे, सबका विकास और सबके मन में कोई मंगल चिंतन रहेगा कि मेरा देश का कल्याण हो, मेरे प्रांत का कल्याण हो, मेरे परिवार और मेरे समाज का कल्याण हो, सबका विकास की चिंता और सबका विश्वास। यहाँ सबका विश्वास महाप्रभु जगन्नाथ जी के ऊपर है और सबका प्रयास, हर कोई कोशिश करेगा कि मैं रथ की डोरी को पकड़ूं और रथ को खींचूं। यही है हमारा हिंदुस्तान, यही है सनातन। मैं आज महाप्रभु जी को बहुत बहुत नमन करता हूं और पूरे भारतवर्ष को जगन्नाथपुरी धाम से बहुत बहुत शुभकामनाएं रथ यात्रा का। जो यहाँ आए उनका स्वागत, जो नहीं आ पाए हैं वो टीवी के माध्यम से जरूर महाप्रभु जी का दर्शन करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। जय जगन्नाथ। वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक के बाद खबरें मेरे सहयोगी शिवा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।